नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी कविता की दुनिया में चलते हैं जो लगभग 200 साल पहले लिखी गई थी। विलियम चार्ल्स वेंटवर्थ की ऑस्ट्रेलेशिया। ये सिर्फ एक कविता नहीं है, बल्कि एक नए देश के सपने, उसकी पहचान और उसके फ्यूचर की एक कहानी है। तो कविता शुरू होती है इन पावरफुल लाइन से। लैंड ऑफ माई बर्थ, दो नाउ अलास नो मोर, म्यूजिंग आई वंडर ऑन दाई सीगर्ड शोर। सोच के देखिए कवि अपने देश से कितना दूर है, और इन शब्दों में उसकी वही यादें, वही तड़प झलक रही है। जब वो कहते हैं लैंड ऑफ माई बर्थ यानी मेरी जन्मभूमि, तो बस यहीं से इस पूरी कविता का टोन सेट हो जाता है। तो आज हम इस सफर को 5 हिस्सों में बांटेंगे। सबसे पहले कवि और उनकी कविता को जानेंगे, फिर उनकी यादों में झांकेंगे, देखेंगे कि उन्होंने वहां के मूल निवासियों के बारे में क्या लिखा, और आखिर में ऑस्ट्रेलिया के लिए उनके बड़े से विजन को समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले सेक्शन से। आखिर ये विलियम चार्ल्स विंटवर्थ थे कौन, और उन्होंने ये कविता क्यों और कब लिखी, उस कॉन्टेक्स्ट को समझना बहुत जरूरी है। तो W.C. वेंटवर्थ वो असल में एक ऑस्ट्रेलियन कवि और एक एक्सप्लोरर थे। और मज़ेदार बात यह है कि उन्होंने एक कविता इंग्लैंड की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में बैठकर लिखी, वो भी 1823 में, एक बहुत बड़े कंपटीशन चांसलर्स मेडल के लिए। और हाँ, ये भी जानना ज़रूरी है कि वो उन पहले यूरोपियंस में से थे जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के ब्लू माउंटेन्स को पार करने का हिम्मत किया था। तो आप समझ सकते हैं कि उनका उस ज़मीन से कनेक्शन कितना गहरा था। चलिए अब कविता के दूसरे हिस्से में चलते हैं, जहां उनकी यादें हैं। वेंटवर्थ भले ही इंग्लैंड में बैठे थे, लेकिन उनका दिल, उनका दिमाग, वो पूरी तरह से ऑस्ट्रेलिया के उन्हीं नज़ारों में, अपनी जन्मभूमि में खोया हुआ था। और यही नॉस्टैल्जिया, यही प्रेम कविता की शुरुआत में झलकता है। जैसे कि वो लिखते हैं, Where Sydney's infant turrets proudly rise, the newborn glory of the southern skies। अब यहाँ इन्फेंट टरेट्स का मतलब है वो नई नई बन रही इमारतें जो सिडनी में तब उग रही थीं। सोचिए, एक नया शहर बस रहा है, और वेंटवर्थ उसे सदर्न स्काइज यानी दक्षिणी हेमिस्फेयर का एक नया गौरव, एक न्यूबॉर्न ग्लोरी कह रहे हैं। ये एक नए सिविलाइजेशन के जन्म का सिंबल है। और अपने इस कनेक्शन को और गहरा करने के लिए वेंटवर्थ हमें अपने बचपन में ले जाते हैं। वो सिडनी हार्बर यानी पोर्ट जैक्सन की 100 कोव्स यानी सैकड़ों छोटी छोटी खाड़ियों को याद करते हैं। वो उन्हीं घने जंगलों को याद करते हैं जहां वो खेले बड़े हुए। इससे आपको समझ में आता है कि ये सिर्फ एक देश के बारे में कविता नहीं, ये उनकी पर्सनल कहानी भी है। ओके, अब आते हैं कविता के एक थोड़े कम्प्लेक्स हिस्से पर। यहाँ वेंटवर्थ ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों यानी इंडिजिनस ऑस्ट्रेलियंस के बारे में बात करते हैं। और यह हिस्सा आपको उस दौर की कॉलोनियल माइंडसेट का एक आईना दिखाता है, जहां यूरोपियन कल्चर को ही सबसे ऊपर समझा जाता था। यहां आपको एक डुअल व्यू, एक दोहरा नजरिया दिखेगा। देखिए, एक तरफ वो उन्हें प्योर नेटिव सन्स ऑफ सैवेज लिबर्टी कहते हैं, मानो उनकी आज़ादी की प्रशंसा कर रहे हों। लेकिन ठीक उसी के साथ वो उन्हें अनलेटर्ड यानी अनपढ़ भी कहते हैं। वो कहते हैं कि उनके पास इतिहास नहीं है, बस युद्ध के नाच और गान हैं। ये उस वक्त की टिपिकल यूरोपियन सोच थी, जो दूसरी कल्चर्स को अपने से नीचे ही देखती थी। इसके बाद कविता में जिक्र आता है यूरोपियन एक्सप्लोरर्स का, जैसे दे कीरो और कैप्टन कुक। वेंटवर्थ बताते हैं कि कैसे दे कीरो जैसे लोग खजाने और जीत के सपने लेकर वहां पहुंचे। वो तो ये भी इमेजिन करते हैं, जब मूल निवासियों ने पहला यूरोपियन जहाज देखा होगा, स्ट्रेंजर बार्क, तो उन्हें लगा होगा कि कोई आत्मा या भूत है। और कैप्टन कुक, उन्हें तो वो ऑस्ट्रेलिया का कोलंबस मानते हैं, जिसने इस अनजान जमीन को दुनिया के सामने लाया। तो यादों और प्रेजेंट के बाद अब चलते हैं फ्यूचर में, वेंटवर्थ के विजन में। उनका सपना क्या था? वो ऑस्ट्रेलिया पर लगे कॉन्वेक्ट कॉलोनी यानी कैदियों की बस्ती होने के दाग को मिटाना चाहते थे, और उनकी नज़र में इसका रास्ता एक समृद्ध खेतीबाड़ी पर आधारित देश बनाने में था। और ये लाइंस उनकी इस भावना को बिल्कुल साफ कर देती हैं। नोट इज स्लेवरीज बैज, द फेलन्स शेम दैट स्टिल्स दाई वॉइस एंड क्लाउड्स दाई ओपनिंग फेम। उनका साफ कहना था कि ये जो फेलन्स शेम है, यानी कैदियों की बस्ती होने की शर्म, ये ऑस्ट्रेलिया की आवाज को दबा रही है, उसके उभरते हुए नाम पर एक काले बादल की तरह है। तो फिर इस शर्म से निकला कैसे जाए? वेंटवर्थ के पास एक प्लान था, एक ब्लूप्रिंट, और वो था खेतीबाड़ी। उनके 4 सिंपल स्टेप्स थे। पहला, बड़े बड़े जंगलों को साफ करो। दूसरा, जानवरों को खेती के लिए तैयार करो। तीसरा, उस अनछुई जमीन वर्जिन अर्थ पर हल चलाओ। और चौथा, सुनहरी फसल काटो। उनके लिए यही प्रॉस्पेरिटी का रास्ता था। और अब आते हैं कविता के क्लाइमैक्स पर, उसके आखिरी और सबसे पावरफुल हिस्से में। यहाँ वेंटवर्थ एक प्रोफेसी, एक भविष्यवाणी करते हैं। उनका विजन कि ऑस्ट्रेलिया एक नया ब्रिटिश एम्पायर बनकर उभरेगा। वो एक व्हाट इफ सिनेरियो सोचते हैं। इन लाइंस को देखिए,
Should thy tamed lion spend his former might, no longer roar the terror of the fight. यहाँ ये tamed lion यानी पालतू शेर ये ग्रेट ब्रिटेन है। वेंटवर्थ इमेजिन कर रहे हैं कि क्या होगा अगर ब्रिटिश एम्पायर, जो उस वक्त सबसे पावरफुल था, कमजोर हो जाए, अगर उसकी दहाड़ में पहले जैसी बात ना रहे। तो अगर ऐसा होता है, अगर ब्रिटेन कमजोर पड़ता है, तो वेंटवर्थ की उम्मीद क्या है? वो कहते हैं, मे ऑल दाई ग्लोरीज इन अनदर स्फीयर रिल्यूम एंड शाइन मोर ब्राइटली स्टिल देन हियर। मतलब ब्रिटेन की सारी शान, उसकी सारी ग्लोरी एक नई जगह अनदर स्फीयर यानी ऑस्ट्रेलिया में फिर से जल उठेगी और इस बार पहले से भी ज्यादा चमकेगी। और फिर आती है वो आखिरी, वो सबसे दमदार घोषणा। एंड ऑस्ट्रेलिया फ्लोट विथ फ्लैग अनफर्ल्ड, अ न्यू ब्रिटानिया इन अनदर वर्ल्ड। यही उनका अल्टीमेट विजन था कि ऑस्ट्रेलिया अपना झंडा लहराकर इस दुनिया में एक नया ब्रिटानिया बनेगा। उनके सपने का, उनकी उम्मीद का ये सबसे बड़ा ऐलान है। तो ये कविता हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचने वाली बात है ना, कि कैसे एक 200 साल पुरानी कविता, एक प्रोफेसी, आज भी एक पूरे देश की आइडेंटिटी पर अपना असर छोड़ सकती है। वेंटवर्थ का ये विजन, जिसमें यादें हैं, कॉलोनियल सोच है और एक ग्रैंड फ्यूचर का सपना है, ये आज भी ऑस्ट्रेलिया की आइडेंटिटी को समझने का एक जरूरी हिस्सा है। उम्मीद है आपको ये गहरा विश्लेषण पसंद आया होगा। ऐसे ही और कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।